हेलो दोस्तों, वेलकम टू विश एकेडमी। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग आए हैं यहाँ पर पॉलिटेक्निक 2022 में आपका जो पेपर होने वाला है, ये आपका पेपर 6 से 10 जून के बीच में ये आपका पेपर होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करने आए हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री के एक लेक्चर मैं डाल चुका हूँ इससे पहले, और आज दूसरा लेक्चर हम यहाँ पे डालने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, जो कि प्रीवियस ईयर 2020 का आपका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर 2020। इससे पहले जो हमने लेक्चर डाला था उस पर आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस हमको मिला। अब यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चंस हमने वहां पे लिए थे, आज हम 2020 का ही लेकर के आ रहे हैं जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं यहाँ पे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसिटिलीन अणु में है, एसिटिलीन अणु में है, ये पूछ रहा है यहाँ पे हमसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, तो देखिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एसिटिलीन अणु में है, एसिटिलीन अणु में है। पहला ऑप्शन दिया है 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे आपके पास, दूसरा आपके पास 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बंद होगा, और यहाँ पे तीसरा हमारे पास है 3 सिग्मा बंद और 2 पाई बंद होंगे, और उसके बाद फोर्थ हमारे पास है 2 सिग्मा बंद और 3 पाई बंद होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जगह बहुत कम है, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉलिटेक्निक 2022 और 20 जो दिया हुआ है PYQ उसको मिटा देते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले स्टाइलिन का हम। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है, ये हमारा हो गया कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर कार्बन, उसके बाद फिर हमारा होता है हाइड्रोजन, उसके बाद फिर इधर भी हमारा होता है क्या, हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, स्टाइलिन का हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड हमको देखना है और क्या देखना है, पाई बॉन्ड कितने हैं। तो देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बन रहा है हमारे पास, जो हमारे पास ये कार्बन और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा है तुम्हारा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, और ऐसे ये भी तुम्हारा कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। अब देखो यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें एक ऊपर पाई होता है, एक नीचे पाई होता है, और जो बीच में होता है ये कौन सा होता है, सिग्मा बंध होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड आपको मिलेगा तो इसमें क्या होता है, 2 पाई होते हैं, एक सिग्मा होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं डबल बॉन्ड होगा तो उसमें 1 पाई होता है और 1 सिग्मा होता है। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि अब टोटल यहाँ पे देख लो जल्दी से कि हमारे पास सिग्मा बंध कितने, 1 हो गया, 2 हो गया और 3, इसका मतलब 3 सिग्मा बंध हो गए। ये देखो 3 हमारे पास सिग्मा बंध हो गए। ओके, अब उसके बाद फिर पाई कितने हैं, 1 2, हमारे पास पाई कितने हो गए, 2 हो गए। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको जब भी यहाँ पे जैसे मान लीजिए सिग्मा या पाई बंद आपसे पूछे, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करिए, आप उसका स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें फिर क्या है कि देखिए सिंगल बॉन्ड आपका कहाँ पे है, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है। सिंगल बॉन्ड जो होगा वो हमेशा क्या होगा, तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 पाई होगा, 1 सिग्मा होगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, 1 तुम्हारे पास सिग्मा होगा और 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये हम क्वेश्चन यहाँ पे मिटा रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिए जल्दी से। तो इसको मिटा रहे, कपड़ा नहीं मिल रहा है हमको, ठीक है, मिल गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह की कमी है, तो इस वजह से जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन मिटाते चलेंगे। ओके ओके, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, बीओडी टेस्ट किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीओडी मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ये किसके लिए होता है, ये होता है जल प्रदूषण के लिए। अब ये एक्चुअली में होता है क्या, ये मैं बता देता हूं आपको। देखिए क्या होता है कि जल प्रदूषण कब होता है, जैसे मान लीजिए जल प्रदूषण तब होता है जब इम्प्योरिटीज हमारी क्या होते हैं, जल में आ जाते हैं। ये कह सकते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हिंदी में बोले तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो जल में जब घुल जाते हैं आकर के, तो वहां पे क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन में जो जल में जो ऑक्सीजन, इसको रिपीट करते हैं, ठीक है, कट कर रहे हैं, बीओडी से रिपीट करते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिए जल्दी से हमारे पास है, दूसरा क्वेश्चन है, बीओडी टेस्ट किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। तो देखो बीओडी का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, ये होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ठीक है, और ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके परीक्षण हेतु किया जाता है, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जल प्रदूषण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ, जल प्रदूषण के लिए क्या इसमें होता है। देखिए क्या है कि जल जो होता है आपका
उसमें क्या होती है, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपकी पाई जाती है, मतलब एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन हमारी जल में पाई जाती है। ओके, अब क्या होता है कि जैसे जब जल में जो आपका शुद्ध जल होगा उसमें जब अपशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं तो वही तुम्हारा जल कैसा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तब उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो उसी को मापने के लिए हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक होता है, यानी कि बीओडी टेस्ट होता है तुम्हारा यहाँ पे। तो ये किसके लिए होता है, जल के लिए होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, आयन जिसकी जल योजन ऊर्जा अधिकतम होती है। तो देखिए हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है, बहुत ज्यादा यहाँ पे जगह की कमी है, तो इस वजह से जल्दी से दूसरा क्वेश्चन मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते हैं। लिखा है आयन जिसकी जल योजन ऊर्जा अधिकतम होती है। जल योजन ऊर्जा इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक, अब देखो जल योजन ऊर्जा जो हमारी होती है, तो जल योजन जो ऊर्जा होती है एल्कली मेटल्स के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसके लिए, एल्कली मेटल आयंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, यानी कि हिंदी में इसको बोला जाता है क्षारीय मृदा, जो आपकी धातुएं होती हैं, आयंस होते हैं, उनके लिए अगर हम बात करें तो जल योजन ऊर्जा हमारा जो एल्कली मेटल्स के लिए होता है वो साइज बढ़ने पे, आकार बढ़ने पे क्या है, घटता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, लिथियम का हमारे पास Li2+ का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फिर कौन आएगा, सोडियम Na+ आएगा, उसके बाद फिर हमारा कौन आएगा, A+ आएगा, उसके बाद फिर हमारा कौन आएगा, सीजियम आएगा। ठीक है, तो देखो इस साइड में हमारा क्या हो रहा है, साइज जो है यानी कि आकार जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो साइज जब इंक्रीज होगा यहाँ पे तो इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन यानी कि जल योजन ऊर्जा जो आपकी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे कह रहा है कि आयन जिसकी जल योजन ऊर्जा अधिकतम होगी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपके पास लिथियम दिया हुआ है, जो हमारे पास लिथियम दिया हुआ है, इसकी जल योजन ऊर्जा आपकी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, लिथियम। लिथियम की जल योजन ऊर्जा यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी बच्चों बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, इसको अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्रोपाइन तथा प्रोपीन पहचाने जा सकते हैं। कैसे पहचाने जा सकते हैं, यहाँ पे कुछ टेस्ट दिए हुए, जैसे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा पहचाने जा सकते हैं, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्रोमीन के द्वारा पहचाने जा सकते हैं। किसके लिए देखना है, प्रोपीन के लिए देखना है। किसके लिए, प्रोपीन के लिए। ओके, प्रोपीन में देखो ये हो गया CH3, उसके बाद फिर कार्बन हो गया हमारे पास, CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। इसकी अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ में हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन, और यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन हमारी नहीं होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये रिएक्शन प्रोपाइन दे रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, ठीक है, और प्रोपीन क्यों नहीं दे रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन। तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पे देखो प्रोपाइन में ये जो हाइड्रोजन हमारा होता है, ये कैसा होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक, कैसा होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि ये अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय हाइड्रोजन होता है। इसी वजह से ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ में क्या करता है, रिएक्शन दे देता है। ठीक है, और ये जो तुम्हारा प्रोपीन है, इसमें अम्लीय हाइड्रोजन नहीं होता है, इसमें अम्लीय हाइड्रोजन ही होता है, इसी वजह से ये रिएक्शन नहीं देता। ओके, मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे और ये क्लियर हो गया होगा। अब इस रिएक्शन को आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, इसको मिटा रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आ गए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है अनिश्चितता का सिद्धांत, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये अनिश्चितता का सिद्धांत होता है क्या है, सबसे पहले वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो अनिश्चितता का सिद्धांत हमारा क्या कहता है, अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है कि जब कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी कि कोई छोटा अगर कण होगा आपके पास, ठीक है,
तो वो जब क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, यानी कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग जब वो क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा, तो उसकी स्थिति और संवेग को एक साथ बता पाना क्या है, मुश्किल होगा। ये इन्होंने ऐसा बोला गया, ठीक है। मतलब स्थिति इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक हमारे पास पार्टिकल है, तो जब वो मान लीजिए कि इस तरीके से हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये हमारा क्या है, कक्षक है, यानी कि सेल है, इलेक्ट्रॉन ये हमारा है, इस तरीके से चारों तरफ इसके घूमेगा, तो इसकी स्थिति यानी कि डेल्टा एक्स और यानी कि संवेग डेल्टा पी, दोनों को एक साथ बता पाना क्या है, मुश्किल होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इसके लिए जो है एक इन्होंने जो है एक वो दिया था फार्मूला, तो फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये हमारा इन्होंने फार्मूला दिया था। तो देख लो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो रहा है। ऑप्शन हमारा बी जो है वो सही मिल रहा है हमारे पास ऑप्शन, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, इसको हम मिटाते हैं, जल्दी से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छे चालकत्व वाले विलयन वाले पदार्थ होते हैं, ये नहीं होगा यहाँ पे, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं हमारे, ठीक है। दुर्बल अच्छे चालकत्व का मतलब होता है कि जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। अभी हम बताते हैं, सारी चीज एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। देखिए अच्छे चालकत्व वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। अब यहाँ पे प्रबल विद्युत अपघट्य होते क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। प्रबल विद्युत अपघट्य आपके पास, जैसे ये क्या है हमारे पास HCl है, ठीक है। ये कैसा है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। प्रबल विद्युत अपघट्य होता क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, जब इसको हम क्या करते हैं, जल में घोलते हैं, यानी कि इसको जब हम डिसॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। कंप्लीटली कैसे हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं अपने आयंस में, ठीक है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य वो होते हैं जिनको जल में घोलने पर पूरी तरह से अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसे, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन देखिए हमारे पास होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि यहाँ पे दिया हुआ है 1000 ग्राम विलायक दिया गया है, ठीक, क्या दिया गया है, विलायक, यानी कि W हमारे पास कितना दिया गया है, 1000 ग्राम दिया गया है। विलायक को हम W से लिखते हैं, ओके। उसके बाद 18 ग्राम ग्लूकोज दिया गया है, यानी कि हमारे पास वेट W, स्मॉल w कितना दिया गया है, 18 ग्राम दिया गया है, ओके। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये किसका है, ये ग्लूकोज का है। ये किसका है, ग्लूकोज का है, ठीक। भार है, यानी कि यहाँ पे क्या है हमारे पास 18 ग्राम ग्लूकोज है हमारे पास, विलय दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे, किसका, मोलर मास ग्लूकोज का मोलर मास। तो ग्लूकोज का मोलर मास हमारा जो होता है 180 ग्राम होता है, ओके। अब देखिए आगे क्या होगा, ये इतनी सारी चीजें हमें पता चल गई। अब यहाँ पे कह रहा है विलयन कैसा होगा, तो देखिए हमारा जो फार्मूला होता है मोलैलिटी का, किसका, मोलैलिटी का हमारा फार्मूला होता है N अपॉन कैपिटल W इंटू 1000, ये हमारा होता है, ठीक है। और ये क्या होगा, ग्राम में होगा, जब ये 1000 में हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके। अब देखिए N इक्वल टू हमारा क्या होता है, N इक्वल टू हमारा होता है W अपॉन M होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, यानी कि भार बटे अणुभार होता है। और ये N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है, यानी कि अणुओं की संख्या होती है हमारी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास N की जगह पे हम ये W अपॉन M लिख सकते हैं ना, तो ये हम यहाँ पे W अपॉन M और इंटू कैपिटल W हो जाएगा, और इंटू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब देखो यहाँ पे आगे हमें क्या करना है, W की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। W की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 18 है, और बटे M कितना हमारे पास आया है, ये मास को हम M से लिखेंगे। M हमारे पास कितना है, 180 है, और ये हमारे पास कितना है, कैपिटल W, देखो यहाँ पे कैपिटल W हमारे पास कितना दिया है, 1000 हमारे पास दिया है, और ऊपर हमारे पास 1000 तो ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे
तो ये 0.1 मोलर हमको मिल जाएगा। ठीक, कितना मिल जाएगा? 0.1 मोलर मिल जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। ठीक है, अब हम जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, कह रहा है कि वाई में सल्फर ट्राइऑक्साइड की 1 ppm सांद्रता होती है। कह रहा है कि वाई में सल्फर ट्राइऑक्साइड की 1 अगर ppm की सांद्रता होगी तो वो कैसी होती है? हानिकारक होती है। बस ये याद करने लायक वाले क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड तो है नहीं, बस ये याद करने लायक है। ठीक, तो कैसी होती है ये आपको याद रखना है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की अगर 1 ppm सांद्रता होगी वाई में तो वो कैसी होती है? हानिकारक होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। अमलगम का मुख्य घटक है, यहाँ पे कह रहा है करेक्ट पारा होता है, एक क्षार होता है, एक क्षारीय धातु होती है, या फिर चांदी होता है। अरे ये तो सबको पता है कि क्या होता है, अमलगम का मुख्य घटक जो होता है वो पारा होता है। ठीक है,